नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आज हम बात करेंगे उस समस्या की जो दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो चुपचाप लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, परिवारों को तोड़ रही है और समुदायों को कमजोर कर रही है। वो समस्या है मादक पदार्थों का दुरुपयोग। इसका प्रभाव नशे की लत से कहीं आगे तक है। ये स्थायी तौर पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षति यानी नुकसान पहुंचाती है। इस बढ़ती चिंता को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक निर्णायक कदम उठाया। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में नामित किया गया, घोषित किया गया। और तभी से 26 जून को जागरूकता बढ़ाने, निवारक उपायों को बढ़ावा देने और मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है। इस वर्ष संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी के चक्र को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसको थीम में रखा गया है। इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। तो दुनिया के साथ साथ भारत सरकार भी उठा रही है लगातार कदम, और भारत सरकार ने केंद्रित और संगठित दृष्टिकोण के साथ मादक पदार्थों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। केंद्र सरकार ने नशा मुक्त देश के सपने को साकार करने के लिए युवाओं और जनता के बीच जागरूकता को फैलाकर इस लड़ाई को जन आंदोलन में बदलने की जरूरत पर बल दिया है। केवल 1 वर्ष की अवधि में ही इस दृष्टिकोण के कारण देश भर में मादक पदार्थों की जब्ती, गिरफ्तारियां और समन्वित कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो 2024 में एनसीबी सहित देश भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए, जो 2023 में जब्त किए गए 16,100 करोड़ से 55% ज्यादा हैं। 2024 में अधिक हानिकारक और नशे की लत वाली सिंथेटिक दवाओं, कोकीन और मनोदैहिक पदार्थों के रूप में उपयोग की जाने वाली फार्मास्यूटिकल दवाओं की जब्ती में काफ़ी वृद्धि हुई। मादक द्रव्यों के सेवन से होने वाला विकार एक समस्या है जो देश के सामाजिक ताने बाने पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डाल रहा है। किसी भी पदार्थ पर निर्भरता न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य बल्कि उसके परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करती है। विभिन्न मादक पदार्थों के नियमित सेवन से व्यक्ति की इन पर निर्भरता बढ़ जाती है, लत में तब्दील हो जाती है और ये मादक पदार्थ मनोवैज्ञानिक विकार, हृदय संबंधी रोग, साथ ही दुर्घटनाओं, आत्महत्या और हिंसा का कारण भी बन जाते हैं। इसीलिए जोर दिया गया है कि मादक द्रव्यों के सेवन और निर्भरता को एक मनोसामाजिक चिकित्सा समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस को मनाया जा रहा है। 26 जून है आज। भारत कैसे इस गंभीर स्वास्थ्य और समाज से जुड़े गंभीर संकट से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयास कर रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1987 में स्थापित ये दिवस मादक पदार्थों के खिलाफ सामूहिक प्रयासों की तत्काल आवश्यकता की वार्षिक याद दिलाता है। वर्ष 2025 की थीम एक समग्र ढांचे की वकालत करती है, जिसमें तथ्य आधारित रोकथाम कार्यक्रम, सुलभ उपचार विकल्प और दीर्घकालिक पुनः प्राप्ति के लिए सहानुभूतिपूर्ण सहयोग शामिल है। ये थीम नशे की तस्करी और संगठित अपराध के बीच के गहरे संबंधों को भी उजागर करती है और ऐसे अवैध नेटवर्क को समाप्त करने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है। भारत में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित नशा मुक्त भारत अभियान को देशव्यापी स्तर पर उल्लेखनीय सफलता मिली है। ये अभियान देश के सभी जिलों में सक्रिय है और नशे के विरुद्ध एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है, विशेष रूप से युवाओं को शिक्षण संस्थानों और समुदायों के माध्यम से जोड़ना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अभियान के तहत अब तक देश भर में 15.78 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हैं। 4.31 लाख से अधिक शिक्षण संस्थानों ने इस जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई है। रणनीति में आपूर्ति नियंत्रण, मांग में कमी और चिकित्सा उपचार तथा पुनर्वास सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस दिवस के उपलक्ष्य में सरकार ने 1 जून से 26 जून तक जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की है, जिसका समापन एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में होगा। इन पहलों में आध्यात्मिक एवं सामाजिक संगठनों को भी जोड़ा जा रहा है, ताकि अभियान की पहुंच और भागीदारी को व्यापक बनाया जा सके। साथ ही भारत में नशाग्रस्तों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र, आउटरीच और ड्रॉप इन केंद्र तथा व्यसन उपचार सुविधाओं का नेटवर्क भी लगातार मजबूत किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस राष्ट्रीय संकल्प को पुनः मजबूत करने का अवसर है। ये स्पष्ट करता है कि नशे की समस्या से निपटने के लिए एक समग्र, सहानुभूतिपूर्ण और समुदाय आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे सख्त कानून व्यवस्था और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा पूरित किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों के सेवन और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशा मुक्त देश बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर नशा मुक्त भारत की लड़ाई में हमारे सभी योद्धाओं और सहयोगियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नशा हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। मोदी सरकार इस खतरे से निपटने के लिए सभी के साथ मिलकर काम कर रही है और नशे की लत में फंसे युवाओं को सहानुभूति के साथ सामान्य जीवन में वापस ला रही है। ये दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे के खिलाफ हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। तो सरकार का मजबूत संकल्प है, एक बड़ी समस्या है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। राकेश अस्थाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर डीजी एनसीबी, और डॉक्टर राजेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। राजेश जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, ये जो समस्या है केवल देश ही नहीं दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और तमाम जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी इसका चिंताजनक बने रहना, क्या वजह है इसकी? इस पे जितना काम होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा काम हुआ है, कुछ स्टेट में ये काम नहीं हुआ है। भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बड़ा सा कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है नवचेतना। अगर स्कूल लेवल पे नवचेतना का इम्प्लीमेंटेशन अगर बेहतर ढंग से हो तो जो नया जो बच्चे जो ड्रग लेने की स्थिति में हैं उनको बचाया जा सकता है, उनको हेल्प किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट अगर वो उन्होंने करना शुरू किया तो उससे निकाला जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और जब कोई बच्चा आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके लिए एक ब्रीफ इंटरवेंशन का प्रोग्राम है। तो इन दोनों प्रोग्राम से हम लोग आने वाले जो लोग हैं जो नशा करने की स्थिति में हैं उनको हम बचा सकते हैं, और जिन लोगों ने नशा करना शुरू किया है उनको हमें ट्रीटमेंट तक ले जाने की जरूरत है। वो ट्रीटमेंट में जनरली इसलिए नहीं जा पाते हैं कि वहां पे एक स्टिग्मा का बड़ा सा कारण है कि जो ना लोग डरते हैं कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे। तो ये दो बड़ी चीजें हैं जिससे हम लोग इसको बाहर निकाल सकते हैं। बिल्कुल, इनसे बाहर निकाला जा सकता है। और राकेश जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे, क्या वजह आप पाते हैं लगातार इस समस्या को बढ़ना, और सरकार ने जो कदम उठाए हैं, एक समन्वित प्रयास जो है वो किया जा रहा है, वो कितना पर्याप्त है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है? भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प किया है, जो प्रयास किए गए हैं, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। मैं पिछले काफ़ी समय से देख रहा हूँ, जब सर्विस में था तब भी और अभी भी ड्रग्स कंट्रोल के लिए जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको काफ़ी छूट दी गई है और काफ़ी बड़ी संख्या में ड्रग्स का सीजर भी हुआ है। जो डिमांड साइड है वो कंट्रोल करने के लिए भी दूसरे जो एफ़र्ट्स हैं, ट्रीटमेंट का, डी एडिक्शन का, रिहैबिलिटेशन का, उसका भी एफ़र्ट्स जो हैं वो कोऑर्डिनेशन में एनसीबी के कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाता है। लेकिन जो ड्रग की समस्या भारत में है वो सप्लाई साइड की तरफ से बहुत ज़्यादा है। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें हम दो ऐसे देशों के बीच हमारा देश स्थित है जहाँ पे दुनिया का करीब 95% हेरोइन का उत्पादन होता है और मेथम्फेटामीन का उत्पादन होता है, और काफ़ी बड़ी संख्या में ये जो ड्रग्स हैं वो पाकिस्तान की तरफ से और इधर म्यांमार की तरफ से इंडिया में आती हैं। कुछ कंजम्पशन के लिए आती हैं, कुछ ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए आती हैं, और बहुत बड़ा नेटवर्क इसमें काम करता है। तो जो एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, खास करके पुलिस है, कस्टम्स हैं, स्टेट पुलिस है,
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, कोस्ट गार्ड है, इन सभी को बहुत ही समन्वय में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ट्रांस बॉर्डर क्राइम है और इसको उसी तरह से हमें देखना पड़ेगा। लोकल क्राइम नहीं है, ट्रांस बॉर्डर क्राइम है। तो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की बहुत सख्त ज़रूरत है। और जो पिछले, मैं तो करीब 10 साल से देख रहा हूँ, 10-12 साल से देख रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन में बहुत बढ़िया प्रगति हुई है। और हेड जो MHA जो कोऑर्डिनेट करता है स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ को और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ को, उसका काम बहुत ही बढ़िया है। और इसी वजह से आपने जो आंकड़े दिखाए, सीजर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, गृह मंत्री ने एक शब्द प्रयोग किया कि जो नार्को कार्टेल है उस पर जो है बहुत बेरहमी से प्रहार किया जा रहा है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि जो कानून है वो बहुत कड़ा है और गवर्नमेंट ने ये टास्क दिया हुआ है एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को कि जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, ख़ास करके ट्रैफिकिंग में या जो नेटवर्क करते हैं ट्रैफिकिंग में, उन लोगों के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उनको इस तरह से कानूनी तौर पे उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए कि वो आगे करने की सोचे भी नहीं। तो नारकोटिक्स जो NDPS एक्ट है और पिट NDPS एक्ट है, उसमें काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। और जो भी केसेस हुए हैं उसमें अगर आप आंकड़े देखेंगी और प्रोसिक्यूशन के भी आंकड़े देखेंगे तो उसमें कन्विक्शन रेट बहुत हाई है, लोगों को बेल मिलना बड़ा मुश्किल होता है। और इसका एक डेटरेंट इफेक्ट ज़रूर है सोसाइटी के ऊपर भी और जो लोग इस ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी। राजेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आप जो इस तरह के लोग हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, जो पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, जो युवा हैं, मासेस से जो है आपका संपर्क रहता है। किस तरह से लोग जो हैं इनकी चपेट में आ जाते हैं? एक बड़ा सिंडिकेट इनके पीछे काम करता है, तो क्या ऐसी वजहें होती हैं और किस तरह से उनसे बचा जा सकता है? देखिए, अभी जो बड़ी समस्या ये है कि ये जो ट्रैफिकर्स हैं, जो पेडलर्स हैं, वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। और बच्चों का मतलब है 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल के बच्चे। जब ये टारगेट होते हैं तो उनको लगता है कि ये लंबे समय तक हमारा क्लाइंट रहेगा और हमारे लिए वो सारा काम करने के लिए तैयार हो जाएगा जो जनरली एडल्ट करने से मना करते हैं। और बच्चों के कानून भी अलग हैं, तो उनका टारगेट ऑडियंस है बच्चा। और बच्चों के लिए जो प्रोग्राम भारत सरकार ने अभी लॉन्च किया है और हर स्टेट चाह रहा है कि हम बच्चों के लिए प्रिवेंशन, तो जो ट्रीटमेंट का एक असर है वो जनरली माँ बाप छिपाते हैं, माँ बाप आगे नहीं निकल कर आते हैं। और जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, और देखिए अच्छी बात यह है कि बच्चों की जो डिपेंडेंसी है वो शॉर्टर पीरियड का होता है। शॉर्टर पीरियड का मतलब 6 महीना, साल भर, 1.5 साल का होता है। तो उनको अगर हम इनिशियली काउंसलिंग, थेरेपीज एंड ट्रीटमेंट में अगर लेकर आते हैं तो उनका रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छा होता है। और हमारी संस्था, हम लोग बच्चों का ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं तो हमें मालूम है उसमें सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, युवाओं में भी ये समस्या काफ़ी है, युवाओं में भी काफ़ी बढ़ रही है ये समस्या। कई बार टेंशन की वजह से, कई बार स्टेटस सिंबल की वजह भी एक इस समस्या की जो है कारण बन जाती है। उसका कारण ये है कि अभी जो सर ने बताया, राकेश अस्थाना जी ने बताया कि अब जो नया जो एक ड्रग आ रहा है मेथाम्फेटामीन यूजुअली आजकल, जैसे हुक्का बार आपने नाम सुना होगा, हुक्का बार, ऐसे जगहों पे वो क्या करते हैं, वो जो उसका मेथाम्फेटामीन का ड्रॉप्स डालते हैं और बच्चों को पता नहीं है। अधिकतर समय उनको लगता है कि ये तो फन है, चूंकि ये स्टिमुलेंट है तो थोड़ा बहुत उनको लगता है उनको एनर्जी मिल रही है, बट एनर्जी मिल नहीं रहा। वो धीरे धीरे उनके गिरफ्त में आ रहे हैं। और उसके बाद फिर वो भी छिपाता है, जहां वो पढ़ रहे हैं वो भी छिपाते हैं, माँ बाप छिपाते हैं। और जब उसको सर्विस नहीं मिलेगा तो वो फिर उसके पास पैसा नहीं है तो फिर वो नए बच्चों को इन्वॉल्व करता है। तो एक पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण एक 8 को बनाता है, 8 28 को बनाता है। तो इसको ब्रेक करने के लिए मैंने कहा, एक तो स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लाइफ स्किल बेस्ड प्रोग्राम करने की जरूरत है और दूसरा इसको डिस्टिग्मेटाइज करने की जरूरत है कि फैमिली और लोग ट्रीटमेंट में आए। और एक बार वो ट्रीटमेंट में आते हैं तो ये चेन रोका जा सकता है, चेन तोड़ा जा सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अधिकतर समय जो ट्रीटमेंट देने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी परेशानी ये हो जाती है कि वो उस तरीके से ट्रेन नहीं। जैसे मेथाम्फेटामीन के इलाज का अभी बहुत बेहतर इंडिया में कोई प्रावधान नहीं है और
और डॉक्टर्स आर नॉट ऑल्सो ट्रेन, और उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं डेवलप हुआ। तो ये जो 3 चीजें हैं, अगर इस पे एड्रेस किया जाए तो शायद हम लोग इस पे जल्दी काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से जो ये सिंडिकेट है, इसके जो टारगेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बच्चों की बात राजेश जी ने बताई, युवाओं के ऊपर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह के क्या जो पैटर्न्स हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, इनको भी डिटेक्ट किया जाता है जब इस समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, या जिस तरह से अब बड़ी कार्रवाई हो रही है तो उसमें कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको अपनाया गया है और किस तरह से सरकार फोकस कर रही है? इसमें ऑल आउट एफर्ट हम लोग करते हैं। सप्लाई साइड को डिसरप्ट करने के लिए रेड्स की जाती हैं, जो सप्लायर्स हैं, ट्रैफिकर्स हैं, उनको पकड़ा जाता है। पर ये जो कंज्यूमर्स हैं, बेसिकली जो बच्चे हैं, युवा वर्ग है, उनको हम लोग क्रिमिनल के तौर पे नहीं दे सकते हैं, उनको एक विक्टिम के तौर पे हम लोगों को देखना चाहिए। बेसिकली जो नेटवर्क है वो पहले बच्चों को या युवा वर्ग में जो पहली बार ड्रग्स लेते हैं, जैसा अभी राजेश ने बताया कि हुक्का बार में अगर गए तो फ्लेवर्ड टोबैको के नाम पे उसमें ड्रग्स लेस की जाती हैं, ताकि धीरे धीरे बच्चे उसका एडिक्शन की ओर बढ़ पाएँ। और जब वो एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं तो उसको ख़रीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनको फिर पेडलिंग में ये लोग यूज़ करते हैं। तो बेसिक जो हमारा थ्रस्ट है वो सप्लायर्स को और जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं या ड्रग लॉर्ड्स हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हम लोग करते हैं और की जा रही है। और सरकार का ये निर्देश है कि बहुत ही फोकस्ड मैनर में ये जितने भी ड्रग लॉर्ड्स हैं, ट्रैफिकर्स हैं, इनके खिलाफ बहुत ही कठोर एक्शन लिया जाए। और काफ़ी प्रगति भी हुई है, सीजर के हिसाब से भी आप देखें तो, और अरेस्ट के हिसाब से भी देखें तो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डिमांड साइड है वहाँ पे अवेयरनेस पैदा करने के लिए, उनका डी एडिक्शन करने के लिए, उनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के साथ जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनकी तेज़ी और जागरूकता जो है बहुत ज़रूरी है। इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, 2020 में केंद्र सरकार ने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बड़ा प्रोग्राम किया था जागरूकता के लिए, और उसमें 272 से ज़्यादा ज़िले जो हैं वो भी चिन्हित किए गए थे। किस तरह से उसके असर को देखते हैं, और इसके साथ ही ये जानना भी क्यों ज़रूरी है, डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि शुरुआत में जब इस चीज़ की शुरुआत होती है, बच्चे इस ट्रैप में आते हैं, युवा इसको शुरू करते हैं, तो क्या लक्षण होते हैं और इसका जो परिणाम है वो भी क्या होता है, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो किस तरह के ट्रैप में एक फंसते जा रहे हैं। तो कैसी मुसीबतें जो हैं उनके सामने आ सकती हैं, किस तरह की मुश्किलात इस तरह के जो एडिक्ट हो जाते हैं उनके सामने आती हैं। एक तो कार्यक्रम के बारे में, जो नशा मुक्त अभियान है वो काफी सफल है। मैं शिलोंग आया हुआ हूँ, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ मेघालय ने काफी बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, जो आज से 3-4 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे। हमें लगता था ये छोटा सा एक प्रोग्राम दिल्ली स्तर पे होता था, स्टेट कैपिटल्स पे होता था। तो इस पे काफी प्रोग्रेस हुआ है, बहुत अच्छी चीजें हैं। दूसरा सवाल आपका है कि माँ बाप को कैसे पता चले कि मेरा बच्चा नशा करता है। देखिए, जनरली जो हमारा अपना एक्सपीरियंस करता है वो 3 फेजेस में आप इस पूरे प्रोसेस को बांट सकते हैं। पहला है 1 से 3 से 4 महीने का प्रोसेस है। उसमें वो एक्सपेरिमेंट करता है, थोड़ा बहुत छिपाता है, झूठ थोड़ा बहुत बोलता है, और उसके बाद जो दूसरा फेज होता है, जो
3 से 6-7 महीने का फेज होता है, उसमें वो अपने आप को अलग करता है, परिवार के रिलेशंस उसके कम होने लग जाते हैं, उसका इंटरेक्शन फैमिली के साथ कम होता है, वो धीरे धीरे उसके नए दोस्त बनने लग जाते हैं, स्कूल में उसका जो अटेंडेंस है वो घटता है और स्कूल के जो होमवर्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये सेकेंड फेज होता है। और जो थर्ड फेज होता है जिसमें वो फिर घर पे इमोशनल अत्याचार करेगा, क्योंकि उसको अब पैसा चाहिए और पैसा आसानी से मिलेगा नहीं, वो चोरी करने लग जाता है, घर से सामान डिसअपीयर होने लग जाता है, वो टॉयलेट में ज़्यादा समय लगाने लग जाता है, उसकी जो आंखें हैं वो डिफरेंट लगेगी, जैसे लाल टाइप का, उसके जो होठों पे कालापन आने लग जाता है, क्योंकि जो जब स्मोक करेगा या इस तरह का कुछ भी वो पदार्थ लेता है तो उस पदार्थ का एक अपना असर चेहरे पे दिखता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे स्कूल से ड्रॉप आउट होता है। और इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जनरली मां छिपाती है। और मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ, वो है जो पिछले, चूंकि हमारी संस्था लड़कियों के लिए ट्रीटमेंट सेंटर चला रही है जो अपने तरह का अकेला सेंटर है इंडिया में। अब पहले हमने नहीं सोचा था, नहीं सुना था कि 8 साल 9 साल 10 साल की बच्चियां भी नशा लेने लग गई हैं। अब जब वो आती है तो हमें विश्वास नहीं होता है, तो पता क्या चलता है कि साहब उसके बॉयफ्रेंड ने उसको नशा करना सिखाया या पड़ोसी ने किसी ने उसको नशा करना सिखा दिया और धीरे धीरे फिर इन बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है। इन बच्चों को अच्छा परिवार छिपाता, परिवार किसी को बताता नहीं है। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि एक कैंपेन जरूर चलाएं कि वो बच्ची अकेली नहीं है, क्योंकि वो हम सबकी बच्ची है, इस देश की बच्ची है। जन जागरूकता और जन भागीदारी जो है इसमें बहुत ज़रूरी है और बड़ी जो जिम्मेदारी होती है परिवार की भी हो जाती है कि अगर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसका कारण तलाशें। राकेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, समन्वित पोर्टल सरकार ने बनाया है जिसमें सभी एजेंसियों का समन्वय किया गया है। एक तो ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप डिमांड की बात कर रहे हैं और जो सप्लायर्स हैं, इसमें इंटरनेशनल सहयोग इस तरह के क्राइम पे नियंत्रण के लिए किस तरह से लिया जाता है और इसके साथ ही जो तमाम जो साइबर ड्रग है, इस तरह के डार्क नेट है, इस तरह के खतरे भी आ रहे हैं, तो ये किस तरह के चैलेंजेस उत्पन्न कर रहे हैं और उनके लिए, इनसे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन का सवाल है, सहयोग का सवाल है, मैं ये बहुत ही दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि मैं डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रहा हूँ और उसकी एक प्राथमिक जिम्मेदारी ये है कि इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि ड्रग्स ट्रांस बॉर्डर क्राइम है। तो हमारा समन्वय दूसरे देशों की एजेंसीज़ के साथ या इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ काफ़ी अच्छा रहता है, तालमेल रहता है और हम लोग जॉइंट ऑपरेशंस भी करते हैं जी। डार्कनेट का आपने जिक्र किया, ये काफ़ी आजकल डार्कनेट के थ्रू ड्रग्स प्रोक्योरमेंट काफ़ी बढ़ गया है। इंटरनेट के थ्रू आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ड्रग आपके घर के दरवाजे पे डिलीवर हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए क्या है? इसको रोकने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो काफ़ी अच्छा उनके पास उपाय हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा या खुशी होगी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डार्कनेट के काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है और अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर्स को खिलाफ कार्रवाई भी की है। पर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है क्योंकि डार्कनेट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल का काम है। बिल्कुल। राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, पुनर्वास केंद्र हैं उनमें भी काफ़ी काम किया जा रहा है, सरकार इस पर भी फोकस कर रही है, तो जो युवा हैं, जो लोग हैं जिनके बच्चे हैं इस चपेट में फंस गए हैं, वो किस तरह से पुनर्वास केंद्रों की ओर रुख कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें दोबारा से जो जिंदगी है सामान्य उसमें वापस लाया जा सकता है? थैंक यू, ये आपने बहुत अच्छी बात कही और मुझे मौका भी मिला। सिर्फ सरकारी पुनर्वास केंद्र में ही जाएं या फिर वहीं पे अपने जो भी नियर डियर हैं जिन्होंने नशा करना शुरू किया उनको लेकर जाएं। जो प्राइवेट जो आजकल सैकड़ों के तादाद में सेंटर्स खुल गए हैं, वहाँ पे टॉर्चर होता है, वहाँ मारपीट होती है, वहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है। तो सरकार ने लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में अगर नहीं किया तो दूसरे 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक जरूर ट्रीटमेंट सेंटर है। मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस ने इधर काफ़ी अपस्केल किया है। तो जो और उसमें फ़ायदा क्या है कि उनके जो भी स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग करते रहते हैं ये लोग, नया जो भी ज्ञान आता है वो ज्ञान दिया जाता है। तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ सरकारी ट्रीटमेंट सेंटर पे ही जाएं या फिर
जिस सेंटर के बारे में उन्होंने पहले जान रखा वहां जाए, और ये जो गली नुक्कड़ में जो सेंटर खुला हुआ है उससे बचे। बिल्कुल, इसका इलाज संभव है, आप ये कह रहे हैं कि अगर इसकी लत भी लग गई है तो। बहुत शुक्रिया राजेश जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये समस्या जो है गंभीर ज़रूर है, विश्वव्यापी ज़रूर है, लेकिन इसके भी समाधान है। सरकार इसके लिए तमाम कदम उठा रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन बहुत जिम्मेदारी हमारी भी हो जाती है अपने घरों में थोड़ा ध्यान रखने की, और अगर इस तरह की समस्या दिखाई देती है तो उसके प्रति जागरूक होने की और जो तमाम कदम सरकार ने बताए हैं उन पर अमल करने की। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।